इनको एथिकली किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए? ना सर देखिए, जहाँ तक आपने पहला क्वेश्चन ही मेरे से फीमेल के बारे में पूछ लिया, तो बीइंग अ फीमेल मैं आपको यही आंसर दूंगी कि लड़कियों के लिए अगर कोई बेस्ट प्रोफेशन है ना जिंदगी जीने के लिए और एक डिग्निटी के साथ जीने के लिए, तो वो लॉ प्रोफेशन है। वकालत ही वो जगह है और यही वो जगह है जहां पर अपने मान सम्मान के साथ आप अपने अधिकारों के साथ दूसरों के अधिकारों के लिए भी काम करते हैं, अपने कर्तव्यों को ऐसे निभाते हैं कि दुनिया का दर्द आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और बीइंग अ फीमेल तो आप एक मातृत्व की भावना भी लेकर इस दुनिया में आते हैं और एक बहन एक बेटी की तरह सारे दर्द समझते हैं। और क्योंकि आप लड़की हैं, आप हर क्लाइंट को इस तरह हैंडल करते हैं, उनकी तकलीफ को ऐसे समझते हैं जैसे वो अपने ऊपर बीती हो, और उसको फिर आप उसी के तरीके से आप अपना जज के सामने अपने आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और उनको रिलीफ दिलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर फीमेल की जहाँ तक बात की जाए तो दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन। आप चाहे कुछ भी करें, किसी और फील्ड में जाएं, उसके साथ साथ आप वकालत जरूर करें। आपको लॉ पॉइंट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अपने अधिकारों के साथ, अपने कर्तव्यों के साथ आप दूसरों को जागरूक भी कर सकते हैं, क्योंकि एक लड़की समाज में रहती है, परिवार में रहती है, कमाती भी है और बनाती भी है, रोटी कमाना भी जानती है और रोटी बनाना भी जानती है। तो इस ऐसी लड़कियों को तो हमेशा फील्ड में रहना ही चाहिए, और जो फील्ड में रहती है लड़कियां, उनके लिए तो लॉ इज अ बेस्ट प्रोफेशन। मैं चाहती हूँ हर लड़की वकालत करे और कम से कम नॉलेज रखे। आप किसी भी फील्ड में जाएं, हर जगह कामयाब है, लेकिन वकालत एक ऐसी चीज है, लॉ जानना, समझना और उसको सुलझे हुए तरीके से दूसरों को एडवाइस करना बेस्ट ब्लेसिंग है। और वो चीज हम यहाँ महसूस करते हैं और करते हैं, और हम ज्यादा कामयाब होते हैं। जो लड़कियां एडवोकेट बन के आती हैं वो ज्यादा कामयाब इसीलिए होती हैं क्योंकि उनको इमोशनल टच भी उनके अंदर बहुत जबरदस्त होता है। और रिलीफ देने की जहां तक बात आती है, मैंने यहाँ नोटिस किया है कि हमारे पास जब फीमेल से रिलेटेड मैटर्स आते हैं, महिला कोर्ट के आते हैं, तो एक महिला को ढूंढते हुए एक महिला आती है। और इनफैक्ट बहुत सारे लड़के भी मेरे पास आते हैं जो फैमिली मैटर्स है उसमें, कि अगर कोई लेडी एडवोकेट मिल जाएगी ना तो मजा आ जाएगा। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात बताई मैम आपने। मैं चाहूंगा टेक्निकल टीम प्लीज आप सामने जरूर आए। यहाँ पर मैम से स्पेशल एक बात मैं जानना चाहता हूँ। मैम, मिर्जा गालिब ने एक बात कही थी। जी सर। मिर्जा गालिब ने ये कहा था कि ए डाकिए, यानी कि जो पोस्टमैन है, तेरे आने से पहले मैं दूसरा पत्र लिख देता हूँ कि उसके जवाब का मुझे पता है। जी। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर हो सकता है कई कैंडिडेट्स भी यही कहने वाले हैं कि रितु मैम ने जो कहा है उसका जवाब तो हमें पता है, लेकिन हमारा एक अगला सवाल है और उनके प्रति सवाल आपसे है। मैम, आपने भी जब इनिशियली स्टार्ट किया था, क्योंकि कहना कई बार होता है कि हम इसको डील कर लेते हैं, बट आपने उसको जिया है। अब प्रैक्टिकली कर लूँ, हम जो टीचर्स होते हैं ना, जो पढ़ाने वाले होते हैं, हम वैसे जाए तो हमने थ्योरेटिकल एंगल जी रखा है, बट प्रैक्टिकल आवरण को, प्रैक्टिकल लाइफ को तो इनसे बेहतर किसी ने नहीं जिया। मैम, जब शुरुआत में एक लड़की स्टार्ट करती है, वैसे आपने भी स्टार्ट किया था, सो मुझे अब आप माफ कीजिए, मैं तो फ्रैंकली आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इनिशियल कितने टाइम तक आप बिल्कुल विदाउट अर्निंग जो है अपनी प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू कर पाए थे आफ्टर LLB? सर मैं पहले अपने बारे में बता दूं तो मेरा जो तजुर्बा रहा है वकालत को लेकर वो ये रहा है, और ये इस चीज़ को मैं मानती भी हूँ और चाहती हूँ कि जो भी वकालत करना चाहता है बच्चा, या तो 12th के बाद आता है, 5 साल की लॉ करता है, तो वो सीधा जुडिशरी के लिए जाए, चाहे वो लड़की है या लड़का है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं और अपने जैसे एडवोकेट्स की बात करूं तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आपको जिंदगी का तजुर्बा लेना चाहिए। इतनी जल्दी लॉ प्रोफेशन को चूज भी ना कीजिए जब तक आप जिंदगी के थपेड़े नहीं खाएंगे, हालातों से रूबरू नहीं होंगे और महसूस नहीं करेंगे कि क्या चल रहा है सिस्टम, और कोई चोट आपको नहीं लगेगी। उसके बाद अगर वकालत करेंगे तो उस प्रोफेशन को आप बखूबी से अपने किरदार को निभाएंगे और अपने साथ साथ दूसरों के दुख को भी इंसाफ की तरफ लेके जाएंगे। तो जहाँ तक पारीवाल साहब आपने मुझसे सवाल किया कि मैंने कैसे ज्वाइन किया, तो मेरा तो तजुर्बा, मैंने MBA किया है, MA किया है इससे पहले, और मैं तो बिल्डर लॉबी में हुआ करती थी, प्रॉपर्टी लाइन में काम करती थी। तो मुझे मैंने तो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ तक का काम किया। लेकिन एक स्टेज ऐसे आई जहां पर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स रीड करने थे, सिविल, जैसे आपकी विल हो गई या एग्रीमेंट ही हो गया, ये अपना आपका GPO हो गई, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये मुझे पढ़ने नहीं आते थे या समझ में नहीं आते थे, क्या करूं। पैसा खूब कमा लिया और दुनिया जिंदगी देख ली, शादी कर ली, बच्चा हो गया, सब हो गया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना वकालत सीखनी चाहिए, कानून पढ़ना चाहिए। ये जो रोज, जैसे आपने अपना एग्जाम्पल दिया था कि आपको एक पुलिस वाले ने चालान के दौरान डिस्टर्ब किया और उसने कहा जब पढ़ के आ, तो मुझे जब मैं लॉ में, अब तो जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर हायर जुडिशरी नाउ, पर उस टाइम मुझे महसूस हुआ कि ये ना प्रॉपर्टी लाइन में आना और इस तरह कितनी धोखाधड़ी भी चल रही थी, क्योंकि वो टाइम 2006 से 12 तक का था।
और उसमें हमने महसूस किया कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत फेल हो रहे हैं। रेरा नहीं आया था उस टाइम पे, तो मुझे ये प्रॉपर्टी के पेपर्स पढ़ने के लिए मैं वकालत में आई और मैंने एग्जाम दिया इंटर का और ये भी एक बड़ा एंट्रेंस क्लियर किया और Yes, फिर ये भी एक बड़ा अजीबोगरीब किस्सा रहा है कि कई बार जो है ना आप जिंदगी को अपनी ओर खींचते हो, कई बार जिंदगी आपको अपनी ओर खींचे चली जाती है। तो लीगल डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ पाने की अपनी मजबूरी को दूर करने के लिए आप इस पेशे के अंदर आ गए। और किसने सोचा था, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़ा ही शानदार होगा, किसने ये सोचा था कि एक मौका ऐसा आएगा कि सिर्फ डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए शुरू की गई वकालत इस मुकाम तक पहुंच जाएगी कि जहां पर हम पर आर चार्ज भी करेंगे, चाहे केस हो रही हो, केस होने का मामला तो अलग होगा, और साथ ही साथ में क्लाइंट को हमें ये भी कहना पड़ेगा देखो भैया समय बड़ा कीमती है, इसीलिए कृपया करके आप इन जुमलों का प्रयोग तो बिल्कुल ना करें। और ये हकीकत है। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट आता